नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रायपुर से खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजरंग बली वाले बयान पर जमकर हमला किया है। सीएम भूपेश बघेल ने यहां पर कह दिया है कि प्रधानमंत्री जी फेंकने में बहुत माहिर हैं। जो चीज पाकिस्तान में हुई है उसे बिहार का बता देते हैं, जनसंख्या जितनी नहीं है उतना बता देते हैं। बैन बजरंग दल पर है और उसको बैन लगाने की बात कर रहे हैं और बजरंग बली पर नहीं। बजरंग बली हमारे आराध्य हैं, उनके नाम पर कोई गुंडागर्दी करे ये उचित नहीं है। जी फेंकने में बहुत माहिर है। अब वो कबीर जी को, गुरु नानक, गुरु गोरखनाथ जी को एक साथ बिठा देते हैं, एक साथ बैठ के समाज के उत्थान की चर्चा करते थे। कौन कौन सदीव हुए? गुरु नानक देव, गोरखनाथ जी, कबीर जी, सबके कार्यकाल अलग है। जो चीज पाकिस्तान में उसको बिहार का बता देते हैं। जनसंख्या जितनी नहीं है उतना जनसंख्या बताते हैं, 650 करोड़ का। भाई बेन लगाने के बाद बोले बजरंग दल को बोला है, बजरंग बली क्यों नहीं? बजरंग बली हनुमान हमारे आराध्य हैं और उसके नाम से आप गुंडागर्दी कर रहे हो, बजरंग नाम जोड़ के, ये तो उचित नहीं है। और राम को ताला लगा। अरे राम, अयोध्या के मंदिर में ताला खुलवाने का काम तो राजीव गांधी ने किया था। तो कितना झूठ बोलेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? अब तो इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि लोग अब उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसमें भी झूठ बोल गए। बजरंग दल को बैन लगाने के बाद क्यों गुंडागर्दी कर रहे हैं? यहां भी क्या कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कम गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आपको यह अधिकार नहीं मिल जाता कि आप कानून में हाथ मिले। यदि कोई अपराध हुआ है तो अपराधी को सजा देने की प्रक्रिया है, संविधान में व्यवस्था है, पुलिस है, न्याय व्यवस्था है, सीधा एक्शन में। तो बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आप कानून सीधा हाथ में ले लेंगे। तो इस बात को यदि रोक लगाने की बात यदि कांग्रेस कर रही है तो उसकी चर्चा तो नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है, प्रधानमंत्री इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज तत्कालीन जो समस्या है, अडानी तो शेयर इतना गिर क्यों गया, हिडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया है उसके बारे में प्रधानमंत्री जी मौन, एक शब्द नहीं बोल रहे। कर्नाटक के विकास के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। और यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर सहारनपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। यहां पर एक युवक अखिलेश की रथ पर सवार हो गया और सुरक्षा बलों को भनक तक नहीं लगी। जैसे ही उसे पकड़ा गया वहां पर हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत ही धक्का देकर इस शख्स को रथ से नीचे उतार दिया है। सुरक्षा कर्मियों की नजर जैसे ही इस अज्ञात शख्स पर पड़ी, वो हड़बड़ा गए और उसे बहुत मुश्किल से वहां पर से नीचे उतारा जा सका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें। यहां आप देख सकते हैं, शख्स आकर अचानक से इस रथ पर बैठ गया है और वहां से उसे नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है। जबरन इस शख्स को नीचे उतारा गया और साइड में ही सुरक्षा बल भी मौजूद है, लेकिन उन्हें पता नहीं चला। उनके सामने, उनके नाक के नीचे एक युवक अचानक से इस भीड़ में से आया और यहां पर आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव का जो काफिला है उस पर ये युवक जबरन आकर बैठ गया है। ये युवक यहां पर अखिलेश यादव से मिलने के लिए पहुंचा था, लेकिन इसी बीच उसे वहां से अब नीचे उतारा गया है। मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। अपना रुख बदलते हुए दिल्ली के अंदर झमाझम बारिश का माहौल है और मौसम विभाग की माने तो देश के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक बारिश का अनुमान जताया गया है। विभाग के अनुसार दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य दक्षिणी और उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में 3 दिन तक मौसम कमोबेश में ऐसा ही रहेगा। और मौसम विभाग की माने तो आज नई दिल्ली में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। तो वहीं नई दिल्ली में गरज के साथ बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल रही हैं। मौसम विभाग की माने तो नई दिल्ली में 7 मई तक बारिश की गतिविधियां इसी तरह जारी रह सकती हैं, जबकि 8 मई से दिल्ली में आसमान साफ रहने के आसार हैं।
और आम आदमी पार्टी के नेता जो गोपाल राय हैं वो धरने पर बैठे पहलवानों का समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के 360 गांव के प्रतिनिधियों के साथ देश की आन बान और शान देश के पहलवानों के समर्थन में आज जंतर मंतर पहुंचा हूं और अब दिल्ली के सभी गांव में पहलवानों के समर्थन में पंचायतें आयोजित की जाएंगी। आपको ये बता दें कि आगामी 7 मई को समय निर्धारित किया गया है सुबह के 11 बजे, जब जंतर मंतर पर 360 गांव की महापंचायत होगी। सब खिलाड़ियों का समर्थन करें। यहाँ मुद्दा खिलाड़ियों के या मुद्दे को समर्थन करने का है, पार्टी का नहीं है। नहीं, ये तो केंद्र सरकार को इनसे बुला के बात करना चाहिए और इनकी जो मांगे हैं उस पर विचार करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। भाजपा कह रही है कि आप शाहीन बाग की तरह इसको बैठाना चाहते हैं। और दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों पर आसमानी आफत टूट पड़ी है। ये आपको बता दें कि पहलवानों के धरने को 10 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है और इस बार दिल्ली में बारिश के कारण आसमान के नीचे रह रहे पहलवान टेंट के सहारे गुजर बसर कर रहे हैं। पर आज तेज बारिश के बीच जो घटना स्थल है, जो धरना स्थल है, वहां पर लगे टेंट में शॉर्ट सर्किट हो गया है और साथ ही साथ शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। वहां की ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो टेंट है जिसके नीचे कुछ पहलवान आराम कर रहे थे, लेकिन अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ और इस टेंट ने आग पकड़ ली है, जिसकी वजह से वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। हालांकि समय रहते ही ध्यान दे दिया गया और एक बड़ा हादसा होने से बच गया है। और हालांकि आपको ये बता दें कि इस टेंट के नीचे कई पहलवान सो रहे थे, कुछ पहलवान वहां पर आराम कर रहे थे, लेकिन अचानक से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से सभी पहलवानों को वहां से अब हटा दिया गया है और वहां पर अफरा तफरी का इस वक्त माहौल है। लेकिन गनीमत यह है कि किसी के हताहत होने की अब तक सूचना नहीं है। और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए अब महज 8 दिन बचे हैं और इस बीच भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद कांग्रेस ने भी चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दोनों ही पार्टियों ने कई बड़े वादे किए हैं, एक दूसरे की घोषणाओं पर सवाल भी उठाए हैं और इस बीच भारतीय जनता पार्टी का धुआंधार प्रचार जारी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में अपनी साख बचाने की कवायद में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव भी हैं और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बीजेपी ने गांव, गरीब और युवाओं, महिलाओं की समस्याओं और आवश्यकताओं के समाधान को भी प्राथमिकता दी। आज देश की करोड़ों महिलाएं लाखों सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए आत्मनिर्भर भारत को ताकत दे रही है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की व्यवस्था ने किसानों के लिए खेती के मायने बदल दिए हैं। ये काम इसलिए हुए क्योंकि आपने एक परिवार की चिंता करने वाली कांग्रेस को हटाकर सबका साथ, सबका विकास करने वाली बीजेपी को चुना। कांग्रेस जेडीएस ने तुष्टीकरण की नीति के कारण असली जरूरतमंदों को पर कभी ध्यान नहीं दिया। रिजर्वेशन को 15% से बढ़ाकर 17% करने का काम किया है। एसटी के रिजर्वेशन को 3% से 3% से 7% करने का काम किया है। लोकल लीगा रिजर्वेशन को 4% से 6% करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और लिंगायत रिजर्वेशन को 5% से 7% करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाइयों बहनों, अभी आपने फरवरी में देखा होगा, 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी की सीधे सीधे गारंटी मिलेगी। और फिर लखनऊ की बात ही क्या करना, लखनऊ तो सरदेव अटल जी की कर्म साधना की स्थली रही है। लखनऊ तो स्वर्गीय टंडन जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है।
और आज लखनऊ को नेतृत्व इस देश के यशस्वी रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी का सानिध्य लखनऊ को प्राप्त हो रहा है। क्या नहीं है लखनऊ में? डिफेंस कॉरिडोर का नोड और ब्रह्मोस मिसाइल यहीं पे बन रही है लखनऊ में। किसान पथ लखनऊ की एक नई लाइफलाइन बन रही है। ग्रीन कॉरिडोर, मेट्रो और जो प्रयास डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के समय हुआ था कि मुस्कुराए आप लखनऊ में हैं, आज उसका एक साकार स्वरूप डबल इंजन की सरकार यहां पर ट्रिपल इंजन को अपने साथ जोड़ते हुए लखनऊ को स्वरूप में आगे बढ़ाना चाहती है। आज कोई भी लखनऊ आता है कहता लखनऊ में काफी सुधार है, स्वच्छता है। आज कहता है भाइयों बहनों, ये काम सपा बसपा के लोग भी कर सकते थे, गरीबों को मकान ये भी दे सकते थे, लेकिन जब इनका पेट भरे तब ना, इनको तो अपने परिवार से मतलब ही नहीं था, मतलब ही नहीं था, उससे बाहर निकल ही नहीं सकते थे। और ये जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति किस रूप में उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर रही थी कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट इन्होंने खड़ा किया था। और इसीलिए ये नगर निकाय चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है, दिल्ली से लखनऊ से जो पैसा आए, केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकार जो पैसा नगरीय क्षेत्र में जनता की बुनियादी सुविधा के लिए उपलब्ध कराए, उस पैसे का सही इस्तेमाल हो सके, वो पैसा जनता जनार्दन के लिए उपयोग में आ सके। और कर्नाटक में चुनावी प्रचार अपनी चरम पर है। एक तरफ जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में चुनावी बागडोर संभाली है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं। और इसी कड़ी में कर्नाटक में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के लिए कहा कि आपका एक वोट इसलिए चाहती है क्योंकि बीजेपी सरकार के फैसले को, जनहित के योजनाओं और यहां के लोगों के कल्याण के लिए जो काम किए हैं उन सबको पलटना चाहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में टॉपर्स के लिए जाने जाते हैं। आप भली भांति जानते हैं कि कर्नाटका को देश में नंबर 1 बनाने का क्या मतलब है। हमारा प्रयास है कि कर्नाटका औद्योगिक विकास में नंबर 1 बने। बनना चाहिए ना? जरा जोरों से जवाब दीजिए, बनना चाहिए ना? नंबर 1 बनना है ना? कर्नाटका को नंबर 1 बनाना है ना? हमारी कोशिश है कि कर्नाटका कृषि विकास में नंबर कर्नाटका को फिशरीज और पोर्ट्स में नंबर बनाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि कर्नाटका का यहां पर स्वास्थ्य और शिक्षा में ये हमारा राज्य बीजेपी कर्नाटका को विकास के हर क्षेत्र में क्या बनाना चाहता है? क्या बनाना चाहता है? लेकिन कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस कर्नाटका को दिल्ली में उनका जो शाही परिवार बैठा है ना, उस शाही परिवार का नंबर 1 एटीएम बनाना चाहती है।
ಸ್ನೇಹಿತರೆ, दक्षिण कन्नड़ा के जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जो जीवन में पहली बार वोट देने जा रहे हैं, कर्नाटका का भविष्य तय करने में वो अपने मत का उपयोग करने जा रहे हैं। ये नए मतदाता, ये पहली बार बनने वाले मतदाता, 18 साल की आयु के मेरे मतदाता बेटे बेटियां, अब वो कर्नाटका का भविष्य तय करेंगे, साथ साथ वो खुद का भी भविष्य तय करने वाले हैं। उनको मैं आज एक जरूरी बात बताना चाहता हूं। मेरे नौजवान बेटे बेटियां, पहली बार वोट देने के लिए जाने वाली मेरे बेटे बेटियां, आपको अगर अपना कैरियर बनाना है, अपने मन का काम करना है, तो ये कांग्रेस के रहते संभव नहीं होगा। कर्नाटका में अस्थिरता रही तो आपका भाग्य भी अस्थिर रहेगा। कर्नाटका में स्थिर सरकार नहीं बनी तो आपके संकल्प भी स्थिरता के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर समाज में शांति है तो कांग्रेस शांत नहीं बैठ पाती। अगर देश प्रगति कर रहा है तो कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। कांग्रेस की पूरी राजनीति बांटो और राज करो की नीति पर आधारित है। कर्नाटका ने खुद कांग्रेस का ये खौफनाक चेहरा देखा है। जो लोग कर्नाटका में आतंक फैलाने की साजिश में गिरफ्तार होते हैं, कांग्रेस उन्हें बचाने के लिए मैदान में आ जाती है। ये सच्चाई है कि नहीं है? ऐसे लोगों को कांग्रेस बचाती है कि नहीं बचाती है? अगर ऐसे लोगों को बचाएंगे तो शांति आएगी क्या? इतना ही नहीं, रिवर्स गियर कांग्रेस ऐसे एंटी नेशनल लोगों पर दर्ज मुकदमे न केवल वापस ले लेती है बल्कि उन्हें छोड़ भी देती है। मुंबई में शरद पवार के इस्तीफे पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत का बयान सामने आया है। शरद पवार के इस्तीफे पर बोलते हुए संजय राउत ने कहा कि हमारी भूमिका वेट एंड वॉच ही है। पवार साहब का इस्तीफा देश की राजनीति में एक बड़ी घटना है और ये धक्का है, लेकिन ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पर कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं। भूमिका वेट एंड वॉच की है। पवार साहब का इस्तीफा ये देश की राजनीति में एक बड़ी न्यूज है, यह धक्का है, लेकिन ये उनके पार्टी का भी एक अंदरूनी मामला है। उनके पार्टी में क्या करना है क्या नहीं करना है वो लोग तय करेंगे। लेकिन जब शरद पवार साहब के बारे में इस प्रकार का कोई निर्णय आता है तो जरूर महाराष्ट्र और देश की राजनीति में खलबली मच जाती है। आने वाले दिनों में क्या होगा हम तय करेंगे। हम पूरी घटना के ऊपर हमारी नजर है। तो उन्होंने अपनी किताब में कांग्रेस के बारे में लिखा है कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में एक एरोगेंस दिखता है। अगर उन्होंने टाइम पर डिसीजन नहीं लेता तो शायद तीनों पार्टी एक साथ नहीं आ। और कलबुर्गी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर पलटवार सामने आया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने भाषण में कहा कि मैं प्रधानमंत्री के भाषण पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं और साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने जो भी कुछ कहा है वो उनके विचार हैं। मोदी जी कभी भी संसद में जवाब नहीं देते और उनके हर प्रश्न के जवाब मैं क्यों दूं। I don't want to reply such questions or Modi ji whatever says is
left to him, his opinion. And whatever our people said, that's also their opinion. Why should I enter in always replying to Modi ji? प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि आप जागो, आपके अधिकार छिने जा रहे हैं, और जाग जाओ, आपको लूटा जा रहा है। आप कर्नाटका से प्यार करते हो कि नहीं? कर्नाटका किसका है? तो जो अपनी चीज होती है उसको संभाल के रखते हैं कि नहीं? घर में चोर आए और चोरी करने की कोशिश करते हैं तो तुम रोकते हो कि नहीं? तो जाग जाओ, लूटे जा रहे हो रोज। 40% की सरकार आई है, आपके पैसे लूटे जा रहे हैं, आपकी संपत्ति लूटी जा रही है, आपके रोजगार लूटे जा रहे हैं। गैस सिलेंडर 1100 रुपए का आपको मिल रहा है। महंगाई इतनी है कि आप दुकान जाते हैं तो आधी चीजें खरीद नहीं पाते हैं। आटा महंगा, दाल महंगी,